नमस्कार। नमस्कार। संधि का नाम सुनते ही मतलब अक्सर स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। कुछ के लिए तो ये एक पहेली जैसी थी, कुछ के लिए सिरदर्द है। सही कहा। लेकिन असल में ये हिंदी भाषा का एक सीक्रेट कोड है। एक ऐसा सिस्टम जो शब्दों को आप कह सकते हैं एक गति और प्रवाह देता है। आज हम इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। पर वो रटने वाले तरीके से नहीं, बल्कि ये समझते हुए कि ये नियम आखिर बने ही क्यों। बिल्कुल। अक्सर हम संधि को बस दो वर्णों का जोड़ समझ लेते हैं, लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इसका असली मतलब है विकार। विकार मतलब एक तरह का परिवर्तन। हाँ, एक सार्थक परिवर्तन। जब पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण टकराते हैं, हाँ, तो वे सिर्फ जुड़ते नहीं हैं। अच्छा, वे एक दूसरे को प्रभावित करके एक नई ध्वनि पैदा करते हैं। ये भाषा की दक्षता का मतलब एफिशिएंसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जहाँ कम ऊर्जा में ज्यादा बात कही जाती है। एग्जैक्टली। बल्कि बोलने की आसानी से जुड़ा एक सिद्धांत भी है। सही। चलिए तो फिर इस वर्णों के महामिलन के नक्शे को खोलते हैं। इसके मुख्य इलाके कौन कौन से हैं? तो स्रोतों ने इस पूरे नक्शे को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा है। 3 क्षेत्र? हाँ। पहला है स्वर संधि, जहाँ सिर्फ स्वर ही एक दूसरे से मिलते हैं। इसकी कल्पना एक खिलते हुए कमल के रूप में की गई है। कमल मतलब कोमल और संगीतमय? बिल्कुल। दूसरा है व्यंजन संधि, जहाँ एक व्यंजन किसी स्वर या दूसरे व्यंजन से टकराता है। ये एक मशीन के गियर की तरह है। अच्छा, सटीक और नियमों से बंधा हुआ। हाँ, जो शब्द को एक नई बनावट देता है। और तीसरा है विसर्ग संधि, जहाँ विसर्ग यानी वो 2 बिंदियां, उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है। ये एक बादल की तरह है। बादल? वो कैसे? जो अलग अलग हवाओं यानी वर्णों के संपर्क में आकर अपना रूप पूरी तरह बदल लेता है। कभी ओ बन जाता है तो कभी र। कमल, मशीन और बादल, ये रूपक तो अपने आप में ही बहुत कुछ बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कमल की पंखुड़ियों को एक एक करके समझते हैं। स्वर संधि में ऐसा क्या खास है? जरूर। स्वर संधि की 5 पंखुड़ियां हैं, या कह सकते हैं 5 भेद हैं, और हर एक का अपना एक तर्क है। अच्छा। पहली और सबसे सीधी है दीर्घ संधि। दीर्घ? हाँ, इसका सिद्धांत है समान स्वरों का मेल उन्हें और शक्तिशाली या दीर्घ बना देता है। मतलब लंबा कर देता है? बिल्कुल। जब 2 समान ह्रस्व यानी छोटे या दीर्घ यानी बड़े स्वर मिलते हैं तो नतीजा हमेशा दीर्घ होता है। जैसे अ प्लस अ इक्वल्स टू आ या ई प्लस ई इक्वल्स टू ई। उदाहरण के लिए विद्या प्लस अर्थी, यहाँ विद्या का अंत आ स्वर से हुआ और अर्थी की शुरुआत अ से। दोनों एक ही परिवार के हैं? हाँ, दोनों समान जाति के स्वर हैं, तो मिलकर आ ही रहेंगे। शब्द बना विद्यार्थी। इसमें कोई नया स्वर नहीं बना, बस पुराने स्वर को और बल मिल गया। ये तो बहुत सहज है, आवाज को लंबा और मजबूत बनाना। लेकिन अगली संधि गुण संधि, उसमें तो एक बिल्कुल नई ध्वनि पैदा हो जाती है। सही पकड़ा आपने। जब अ या आ का मेल ई या ई से होता है तो ए बन जाता है। ये ए कहां से आया? मतलब अ और ई के बीच ऐसा क्या रिश्ता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब ध्वनि विज्ञान में छिपा है। अच्छा। आप कोशिश करके देखिए। अ बोलते समय आपकी जीभ मुंह के पीछे और नीचे रहती है। हाँ। और ई बोलते समय जीभ आगे और ऊपर चली जाती है। ई, सही है। अब अ और ई को जल्दी जल्दी बोलिए। अ ई अ ई अ ई अ ई ए ए। हाँ, आप सही कह रही है। बीच का रास्ता ए जैसा लग रहा है। बिल्कुल, वही रास्ता ए का उच्चारण स्थान है। तो ए कोई बाहरी स्वर नहीं, बल्कि अ और ई के बीच का एक स्वाभाविक पुल है। इसीलिए नर प्लस इंद्र में अ और ई मिलकर नरेंद्र की ए ध्वनि बनाते हैं। ये भाषा का एक शॉर्टकट है। कमाल है। तो ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि हमारे मुंह की बनावट का नतीजा है। जी। तो इसी तर्क पर वृद्धि संधि को गुण संधि का अगला कदम कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। जहां अ या आ के बाद ए या ए आने पर ए बन जाता है। यहाँ भी मात्रा में वृद्धि हो रही है। बिल्कुल, इसे आप पावर अप कह सकते हैं। गुण संधि ने आपको ए दिया, जिसमें एक मात्रा होती है। वृद्धि संधि उसे और बढ़ाकर ए कर देती है, यानी 2 मात्रा। जब अ या आ का सामना पहले से ही शक्तिशाली ए या ए से होता है तो नतीजा और भी शक्तिशाली यानी ए होता है। इसका कोई उदाहरण? सबसे आम उदाहरण है सदा प्लस एव,
यहाँ आ और ए का मेल हुआ और परिणाम हुआ सदैव में ए। ये ध्वनि को और स्पष्ट और मजबूत बनाने का तरीका है। ठीक है, तो दीर्घ, गुण और वृद्धि, इन तीनों में दो स्वर मिलकर एक तीसरा ज्यादातर शक्तिशाली स्वर बना रहे हैं। सही। लेकिन अगली दो संधियां यण और अयादि मुझे हमेशा से थोड़ी अलग लगी हैं। यहाँ तो स्वर व्यंजन में बदलने लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर स्वर संधि एक वैचारिक मोड़ लेती है। चौथी पंखुड़ी है यण संधि। यण संधि यहाँ पहली बार एक स्वर जैसे ई या ई किसी दूसरे स्वर से मिलकर एक नया स्वर नहीं बनाता, बल्कि खुद एक व्यंजन य में बदल जाता है। अच्छा, ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, नियम है ई प्लस कोई भिन्न स्वर इज इक्वल टू य। उदाहरण देखिए, इति प्लस आदि। यहाँ इति का ई अपने बाद आ को देखकर य मतलब आधे य में बदल गया। इससे पहले वाला व्यंजन त आधा रह गया। तो त आधा हो गया। हाँ, फिर उस य में आदि का आ जुड़ गया और शब्द बना इत्यादि। ये विलय नहीं है, ये रूपांतरण है। एक स्वर अपनी पहचान खोकर व्यंजन बन रहा है, ऐसा क्यों होता है? ये भी प्रवाह और गति के लिए ही है। आप इति प्लस आदि को तेजी से बोलकर देखिए। इति आदि, त्यादि, त्या। हाँ, ई की ध्वनि य में बदल रही है। बिल्कुल, ये भाषा का एक स्वाभाविक विकास है जिसे व्याकरण ने एक नियम का रूप दे दिया। इसी तरह सु प्लस आगत में ऊ का व बनकर स्वागत बनता है। और इस रूपांतरण की प्रक्रिया को अयादि संधि और भी आगे ले जाती है ना? जी हाँ, अयादि संधि इस खेल की पांचवी और अंतिम कड़ी है। यहाँ ए, ऐ, ओ, औ जैसे संयुक्त स्वर टूटकर एक व्यंजन और एक स्वर का जोड़ा बना लेते हैं। मतलब ये और भी ज्यादा टूट रहे हैं। हाँ, जैसे जब ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए टूटकर अय बन जाता है। उदाहरण है ने प्लस अन। यहाँ ने का ए अन के अ को देखकर अय में टूट गया। अब इसे जोड़िए, न हलंत प्लस अय प्लस अन। अच्छा, तो न में अ जुड़ा तो न पूरा हुआ, और य में अन का अ जुड़ा तो य पूरा हुआ, और शब्द बना नयन। बिल्कुल, यह संधि पुराने संस्कृत शब्दों में ज्यादा मिलती है और इसकी पहचान ही अय, आय, अव, आव की ध्वनियां हैं। तो स्वर संधि का कमाल वाकई परत दर परत खुलता है। पहले स्वरों का विलय, फिर उनका रूपांतरण, अब उस परिवर्तन मशीन यानी व्यंजन संधि की ओर बढ़ते हैं। जब एक व्यंजन मैदान में उतरता है तो क्या नियम बदल जाते हैं? नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। व्यंजन संधि ज्यादातर ध्वनि के सामंजस्य पर काम करती है। सामंजस्य? हाँ, इसका पहला और सबसे जरूरी नियम है वर्ग का परिवर्तन। नियम कहता है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क, च, ट, प, हाँ, इनका मेल किसी सघोष वर्ण से होता है तो वो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण मतलब ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। एक मिनट, सघोष वर्ण, इसका मतलब क्या है? क्या इसका कोई तकनीकी कारण है? बिल्कुल है। सघोष का मतलब है घोष के साथ, यानी वो ध्वनियां जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों मतलब वोकल कॉर्ड्स में कंपन होता है। अच्छा, वाइब्रेशन होता है। हाँ, जैसे ग, घ, ङ या कोई भी स्वर। वहीं अघोष जैसे क, ख में ऐसा कंपन नहीं होता। तो जब एक अघोष क का सामना एक सघोष ग से होता है, जैसा दिक प्लस गज में हुआ, तो क भी दोस्ती निभाने के लिए सघोष बन जाता है और क वर्ग का सघोष रूप है ग। इसीलिए शब्द बना दिग्गज। ये ध्वनि का तालमेल है। ये तो बहुत तार्किक है। एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के गुण अपना रही है। म से जुड़ा नियम भी काफी आम है, जैसे सम प्लस गम का संगम हो जाता है। हाँ, म का नियम बहुत सीधा है। यदि म के बाद क से लेकर ह तक कोई भी व्यंजन आए तो म अपनी जगह छोड़कर अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में पिछले अक्षर के सिर पर बैठ जाता है। अच्छा, वो ऊपर चला जाता है। हाँ, जैसे सम प्लस गम में म हटकर स के ऊपर बिंदी बन गया
और शब्द हुआ संगम। इसी तरह सम प्लस योग बन गया संयोग। ये लिखने और बोलने दोनों में समय बचाता है। बिल्कुल। लेकिन त का नियम इतना सीधा नहीं लगता। स्रोत बताते हैं कि त एक बहुरूपिया है। हाँ, ये सच है। वो अपने बाद आने वाले वर्ण के हिसाब से पूरी तरह ढल जाता है। जैसे उत प्लस चारण में त का च बन गया। त ने तो अपनी पहचान ही खो दी। ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, पहचान खो देना। इसे भाषा विज्ञान में सामीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन आने वाली ध्वनि के लिए पहले से तैयारी कर लेती है। च बोलने के लिए जीभ को तालू पर एक खास जगह रखना होता है। त को पहले ही च में बदलकर मुंह उस आवाज के लिए तैयार हो जाता है। इससे प्रवाह बनता है। उच्चारण बोलने में जो एक छोटा सा झटका लगता है, उच्चारण उसे खत्म कर देता है। एग्जैक्टली। तो यही तर्क बाकी नियमों पर भी लागू होता होगा, जैसे सत प्लस जन से सज्जन बनना। हूबहू ज बोलने के लिए भी जीभ लगभग उसी जगह जाती है जहां च के लिए। तो त खुद को ज में बदल लेता है ताकि सज्जन बोलना आसान हो। और ल के साथ अगर त के बाद ल आए, जैसे उत प्लस लेख में, तो त खुद ल बन जाता है और शब्द बनता है उल्लेख। अच्छा। और सबसे दिलचस्प है त का ह से मेल। उत प्लस हार में त तो द बनता ही है, वो ह को भी बदलकर ध बना देता है और दोनों मिलकर ध बनाते हैं। मतलब उद्धार में हाँ, शब्द बनता है उद्धार। त इतना लचीला है कि वो खुद भी बदलता है और कभी-कभी सामने वाले को भी बदल देता है। वाह, ये तो वाकई एक परिवर्तन मशीन है जो दक्षता के सिद्धांत पर काम करती है। और अंत में विसर्ग संधि, इसे बहुरूपिया कहा गया। मुझे ये हमेशा से रहस्यमयी लगी है। लगती तो है। जैसे नीह प्लस धन में विसर्ग गायब हो जाता है और एक र कहीं से आ जाता है। ये र आता कहां से? आपका संदेश सही है, ये जादू जैसा लगता है, लेकिन ये भी ध्वनि का विकास है। विसर्ग यानी डॉट मूल रूप से एक ह जैसी सांस वाली ध्वनि है। हाँ, जब इस ध्वनि से पहले अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर हो, जैसे निहि में ई है, ठीक है, और बाद में कोई सघोष वर्ण हो, जैसे धन का ध, तो ये ह की ध्वनि हमारे मुंह में स्वाभाविक रूप से र में बदल जाती है। ये एक ऐतिहासिक फोनेटिक शिफ्ट है जिसे नियम बना दिया गया। अच्छा, तो नीह प्लस धन बना निर्धन। बिल्कुल। और मनः प्लस रथ का मनोरथ कैसे बनता है? यहाँ तो ओ आ गया। ये विसर्ग का दूसरा रूप है। इसका नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, जैसे मनः के न में अ छिपा है, हाँ, और बाद में कोई सघोष व्यंजन हो, जैसे रथ का र, तो विसर्ग और उससे पहले का अ दोनों मिलके ओ की मात्रा बन जाते हैं। तो मनः का अ बदलकर ओ हो गया। हाँ, और शब्द बना मनोरथ। और इसका तीसरा रूप श श स में बदलना भी है। जी, ये इस बहुरूपीय का तीसरा चेहरा है। ये भी एसिमिलेशन जैसा ही है। अगर विसर्ग के बाद च जैसा तालव्य वर्ण हो, तो विसर्ग भी तालव्य श बन जाता है, जैसे नेह प्लस चल से निश्चल। सही। और अगर विसर्ग के बाद त जैसा दंत्य वर्ण हो, तो विसर्ग भी दंत्य स बन जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण है नमः प्लस ते, जिससे बना नमस्ते। बिल्कुल। विसर्ग हर बार अपने आगे वाले वर्ण का स्वभाव अपना रहा है। ये तो सच में जासूसी करने जैसा है। शब्दों को जोड़ना तो एक बात है, लेकिन जुड़े हुए शब्द को तोड़ना यानी संधि विच्छेद करना, उसके लिए तो इन सभी सुरागों को पहचानना पड़ता होगा। बिल्कुल। संधि विच्छेद एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग है। आपको शब्द में छिपे सुराग ढूंढने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास शब्द है सूर्योदय, आपको बीच में ओ की ध्वनि सुनाई दे रही है। हाँ, सूर्य ओदय। आपको तुरंत याद करना होगा कि ओ कहाँ बनता है। ये गुण संधि में अ और उ के मेल से बनता है। अच्छा, तो आप शब्द को वहीं से तोड़ेंगे जहां ये मेल हो सकता है। सूर्य जिसका अंत अ से होता है, और उदय जिसकी शुरुआत उ से होती है। बिल्कुल। विच्छेद हुआ सूर्य प्लस उदय। और किसी मुश्किल शब्द जैसे जगदीश के लिए ये कैसे काम करेगा? जगदीश में दो सुराग है। एक है दी में बड़ी ई की मात्रा, और दूसरा है द, जो कि त वर्ग का तीसरा वर्ण है। ये हमें तुरंत व्यंजन संधि के पहले नियम की याद दिलाता है कि पहला वर्ण तीसरे में बदलता है। हाँ, तो द का पहला वर्ण क्या होगा? त। सही। और दी में ई की मात्रा है, तो दूसरा शब्द ईश होना चाहिए, जिसका मतलब है ईश्वर। बिल्कुल। तो विच्छेद बना जगत प्लस ईश।
यहाँ जगत के नीचे हलंत लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बताता है कि ये व्यंजन संधि है। इतने सारे नियम, उनके तर्क, इन्हें याद रखने का क्या कोई आसान नक्शा या तरीका है, खासकर स्वर संधि के लिए जो 5 तरह की हैं? हाँ, हमारे स्रोतों में स्वर संधि के लिए एक बहुत कारगर याद रखने की सीढ़ी दी गई है। यह नियमों के सार को पकड़ती है। बताइए। दी से दीर्घ संधि, जिसकी पहचान है बड़ा स्वर, जैसे आ, ई, ऊ। ठीक है, दी मतलब बड़ा। गु से गुण संधि, जिसकी पहचान है एक मात्रा वाले स्वर ए और ओ। गु मतलब एक मात्रा। वृ से वृद्धि संधि, जिसकी पहचान है 2 मात्रा वाले स्वर ऐ और औ। वृ 2 मात्राएं। य से यण संधि, जिसकी सबसे बड़ी पहचान है शब्द के बीच में एक आधा अक्षर जिसके तुरंत बाद य या व आता है, जैसे इत्यादि में त्य। हाँ, और से अयादि संधि, जिसके शब्द अक्सर 3 अक्षर के और सरल होते हैं और उनमें अय, आय जैसी ध्वनि होती है, जैसे नयन। बिल्कुल। इस एक पंक्ति में पूरा क्रम छिपा है। दीर्घ बड़ा है, गुण में 1 मात्रा, वृद्धि में 2, यण में आधा अक्षर, अयादि में 3 अक्षर। ये तो बहुत ही उपयोगी है, एक मानसिक चेकलिस्ट की तरह। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए? मेरे हिसाब से 5 मुख्य बातें हैं। पहली, संधि का अर्थ सिर्फ जोड़ नहीं, बल्कि ध्वनि में होने वाला विकार या परिवर्तन है। सही। दूसरी, इसके 3 अलग अलग क्षेत्र हैं: स्वरों की दुनिया, व्यंजनों की मशीनरी और विसर्ग का बहुरूपियापन। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है। तीसरी, स्वर संधि की पहचान मात्राओं के घटने बढ़ने या स्वरों के व्यंजन में बदलने से होती है। चौथी, व्यंजन संधि की कुंजी अक्सर आधे अक्षरों और हलंत में छिपी होती है। वो हलंत बहुत जरूरी है। हाँ, और 5वीं, विसर्ग संधि की पहचान ये है कि विच्छेद करने पर विसर्ग यानी वो डॉट का चिन्ह वापस आ जाता है। अगर ये 5 बातें दिमाग में स्पष्ट हों तो संधि की कोई भी पहेली सुलझाई जा सकती है। वाकई, इस पूरी चर्चा से संधि का नक्शा एकदम साफ हो गया। ये सिर्फ रटने वाले नियम नहीं, बल्कि भाषा के प्रवाह और विकास की एक जीती जागती कहानी है। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक बात छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने आज बहुत से नियम देखे जो भाषा को एक ढांचा देते हैं, लेकिन किसी भी जीवंत भाषा का असली सौंदर्य और उसकी आत्मा अक्सर इन नियमों के अपवादों में छिपी होती है। अपवादों में? हाँ। अगली बार जब कोई ऐसा संधि युक्त शब्द सामने आए जो इन नियमों में फिट ना हो, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि वो कोई गलती नहीं, बल्कि शायद किसी पुराने भूले जा चुके नियम का जीवाश्म है, या किसी दूसरी भाषा से आया हुआ मेहमान है जो अपनी एक अलग ही कहानी कह रहा है। तो आज हम भाषा के एक छिपे हुए कोड को एक तरह से क्रैक करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा कोड जो ये तय करता है कि जब 2 ध्वनियां आपस में मिलती हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है। हमारा विषय है स्वर संधि, मतलब स्वरों का जादुई मिलन। और इस पूरे सिस्टम का जो आधार है वो है महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो असल में आप कह सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण का करीब 4000 नियमों वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। बिल्कुल। आप इसे 2 स्वर इनपुट दीजिए और ये नियमों के आधार पर एक सटीक आउटपुट देगा। आज हम इसी प्रोग्राम को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ रटने वाले नियम नहीं है, ये ध्वनि का एक विज्ञान है। पाणिनि की अष्टाध्यायी को तो दुनिया का पहला लैंग्वेज एल्गोरिथम भी कहा जाता है। तो इस कोड को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी सबसे बुनियादी टर्म संधि को समझना होगा। संधि है क्या? संधि का सीधा मतलब है जोड़ या मेल। व्याकरण में जब 2 ध्वनियां एक दूसरे के इतने पास आ जाती हैं कि वो मिलकर एक नया रूप ले लेती हैं, तो उसे संधि कहते हैं। जैसे पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। एक बहुत ही आम उदाहरण है विद्या प्लस आलय। जी। यहां विद्या की आखिरी ध्वनि आ और आलय की पहली ध्वनि आ मिलकर विद्यालय बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया का जो उल्टा होता है वो है संधि विच्छेद, मतलब जुड़े हुए शब्द को उसके मूल हिस्सों में तोड़ना। जैसे सूर्योदय को तोड़कर सूर्य प्लस उदय बनाना। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि संधि शब्दों के बीच नहीं, बल्कि उन 2 ध्वनियों के बीच होती है जो एक दूसरे को छू रही हैं। अच्छा,
ये बोलने की सहजता और प्रवाह के लिए हुआ एक प्राकृतिक विकास है। और आज हमारी खोज खास तौर पर स्वर संधि पर केंद्रित रहेगी, यानी जब एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होता है। इसके मुख्य 5 प्रकार हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। हर संधि का अपना एक लॉजिक, अपना एक नियम है। तो चलिए इस कोड को परत दर परत खोलते हैं। तो इस कोड का सबसे आसान नियम है दीर्घ संधि। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। जब एक ही परिवार के 2 सदस्य, चाहे छोटे हों या बड़े हों, मिलते हैं तो वो मिलकर और शक्तिशाली हो जाते हैं, मतलब दीर्घ या बड़े बन जाते हैं। एकदम सही। इसे आप ऐसे सोच सकती हैं कि 2 छोटी मोमबत्तियां जब मिलती हैं तो उनकी लौ मिलकर एक बड़ी और ज्यादा प्रकाश देने वाली लौ बन जाती है। इसके 3 मुख्य नियम हैं जो स्वरों के 3 परिवारों पर लागू होते हैं। पहला नियम है अ परिवार का। अ या आ के बाद अगर अ या आ आए तो नतीजा हमेशा आ ही होगा। अच्छा। जैसे पुस्तक प्लस आलय में पुस्तक का अंतिम अ और आलय का प्रथम आ मिलकर आ बन गए और शब्द बना पुस्तकालय। दूसरा नियम ई परिवार पर है। जब ई या ई का मेल ई या ई से होता है तो हमेशा बड़ी ई ही बनती है। जैसे कवि प्लस ईश में कवि की छोटी ई और ईश की बड़ी ई मिली और नतीजा हुआ बड़ी ई। शब्द बना कवीश। और तीसरा नियम है ऊ परिवार का। जब ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आता है तो वे मिलकर बड़ा ऊ बन जाते हैं। भानु प्लस उदय में भानु का छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ मिलकर भानुदय का बड़ा ऊ बन जाते हैं। तो दीर्घ संधि का सार हुआ, समान स्वरों का मेल हमेशा एक दीर्घ स्वर को जन्म देता है। बिल्कुल। तो दीर्घ संधि में एक ही परिवार के स्वर मिलकर और शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब 2 अलग अलग परिवारों के स्वर टकराते हैं? जाहिर है वहां कोई विलय तो नहीं होगा, बल्कि एक पूरी तरह से नई चीज बनेगी। और यहीं से गुण संधि का रसायन शास्त्र शुरू होता है। ये बहुत बढ़िया सवाल है और यही हमें अगले नियम तक ले जाता है। गुण संधि में अ या आ की मुलाकात दूसरे स्वर परिवारों से होती है और ये कोई मनमाना नियम नहीं है, ये तो बोलने की सहजता का विज्ञान है। आप महसूस कीजिए, जब आप अ बोलते हैं तो मुंह पूरा खुला होता है और ई बोलने पर लगभग बंद। इन दोनों के बीच का सबसे आरामदायक रास्ता एक ही ध्वनि से होकर गुजरता है। अरे वाह। पाणिनि ने दरअसल हमारे बोलने के अर्गोनॉमिक्स को ही कोडिफाई किया था। अरे वाह। तो अ और ई का मिलकर ए बनना महज एक नियम नहीं, बल्कि हमारे मुंह के लिए सबसे एफिशिएंट रास्ता है। जैसे नर प्लस इंद्र में नर के अ और इंद्र के ई ने मिलकर नरेंद्र का ए बना दिया। बिल्कुल। इसी तरह जब अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ बनता है। आप फिर से बोलकर देखिए, अ पूरा खुला मुंह और ऊ होठ गोल के बीच की जो स्वाभाविक ध्वनि है वो ओ है। हाँ, सही बात है। जैसे सूर्य प्लस उदय में अ और ऊ मिलकर ओ बन गए और शब्द बना सूर्योदय। इसका एक तीसरा नियम भी है। जब अ या आ के बाद री आता है तो अर की ध्वनि बनती है। ये तो बड़ा दिलचस्प पैटर्न है। मैं देख रहा हूं कि गुण संधि वाले शब्दों जैसे नरेंद्र या सूर्योदय में ज्यादातर शब्द के ऊपर एक मात्रा होती है, या तो एक ही ए या ओ की ओ। क्या हम इसे पहचानने का एक शॉर्टकट मान सकते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत मजबूत विजुअल पहचान है। एक मात्रा, जिसे हम एक चोटी भी कह सकते हैं, वो अक्सर गुण संधि की तरफ इशारा करती है। अच्छा, अगर अ का ई और ऊ से मिलना गुण संधि है तो फिर अ का ए और ओ से मिलने पर क्या होता है? क्या कोड में इसके लिए भी कोई नियम है? जरूर है, और ये हमें सीधी तरह से वृद्धि संधि की ओर ले जाता है। जैसा नाम से ही जाहिर है, वृद्धि यानी ग्रोथ। यहाँ ध्वनि और मात्रा दोनों में बढ़ोतरी होती है। इसका नियम भी गुण संधि से ही जुड़ा है। जब अ या आ के बाद ए या ए आता है तो हमेशा बड़ी वाली ध्वनि यानी ए बनती है। ओके। और जब अ या आ के बाद ओ या ओ आता है तो भी बड़ी वाली ध्वनि यानी ओ ही बनती है। और यहां भी मुझे एक विजुअल पैटर्न दिख रहा है। 1 + 1 मिलके बनता है एक, और महा प्लस औषधि बनता है महौषधि। दोनों ही शब्दों में ऊपर 2 मात्राएं हैं, ए की या ओ की।
तो मेरा चोटी वाला शॉर्टकट यहां भी काम कर रहा है। एक चोटी गुण की, 2 चोटी वृद्धि की। आपका ये अवलोकन बिल्कुल सटीक है और ये इन दोनों के बीच के कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे आसान तरीका है। कई लोग इसमें उलझ जाते हैं क्योंकि दोनों की शुरुआत अ या आ से होती है। सही बात है। लेकिन आपकी ट्रिक अचूक है। बस मात्राएं गिनिए। रमेश में 1 मात्रा है तो वो गुण संधि है। सदैव में 2 मात्राएं हैं तो वो वृद्धि संधि है। इसे याद रखें, गुण में 1, वृद्धि में 2। गुण में 1, वृद्धि में 2। ये तो बहुत काम का नुस्खा है। चलिए, अब तक हमने देखा कि कैसे 2 स्वर मिलकर एक तीसरा स्वर बनाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जहां मामला और भी रहस्यमयी हो जाता है, जहां एक स्वर पूरी तरह अपना रूप बदलकर एक व्यंजन बन जाता है। यहां क्या हो रहा है? आप यण संधि की बात कर रहे हैं और यह इस कोड का एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। यहाँ स्वरों का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसके 3 मुख्य बदलाव हैं। ई या ई बदलकर आधा य बन जाता है, ऊ या ऊ बदलकर आधा व बन जाता है और री बदलकर आधा र बन जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यंजन पर यह स्वर लगे होते हैं वो स्वर हटने के बाद बेचारा आधा रह जाता है। तो ये आधा अक्षर एक तरह का सुराग है जो हमें बताता है कि यहाँ पहले कोई स्वर था जो अब भेस बदल चुका है। ये तो एक तरह की फोरेंसिक जांच जैसा है। बिल्कुल। जैसे अति प्लस अधिक में त पर लगी छोटी ई य बन गई और त आधा रह गया। शब्द बना अत्यधिक और हमें सुराग मिल गया य से ठीक पहले आधा त। एकदम सही फोरेंसिक विश्लेषण। एक और उदाहरण देखें। सु प्लस आगत। यहाँ स पर लगा छोटा ऊ बदलकर व बन गया और स आधा रह गया, तो शब्द बना स्वागत। स्वागत, हाँ। यहाँ भी व से पहले आधा स का सुराग मौजूद है, तो यण संधि की पहचान है य व र से पहले कोई आधा अक्षर। अच्छा, यण संधि में तो य और व से पहले आधा अक्षर उसकी पहचान है। पर कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें य और व तो होते हैं पर कोई आधा अक्षर नहीं होता, जैसे नयन या पवन। तो क्या वो इस नियम के अपवाद हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमें सीधे हमारी 5वीं और आखिरी मुख्य संधि अयादि तक ले जाता है। यहाँ य और व किसी स्वर के बदलने से नहीं बल्कि उच्चारण के प्रवाह में पैदा होते हैं। अयादि संधि को समझना शुरुआत में मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसकी पहचान आंखों से नहीं कानों से होती है। कानों से? ये तो दिलचस्प है। जी, मैं जब सीख रही थी तो मैं हमेशा इसमें आधा अक्षर ढूंढती रहती थी और परेशान होती थी। फिर मेरे गुरु ने कहा, इसे देखो मत, इसे गाओ। जब मैंने गायक को गा आए की तरह बोला तब जाकर इसका राज खुला। अच्छा। इसमें 4 ध्वनियां बनती हैं। ए से अय की ध्वनि, अय से आय की ध्वनि, ओ से अव की ध्वनि और औ से आव की ध्वनि। अच्छा, तो ने प्लस अन में ने का ए अय ध्वनि बनाता है, तो शब्द बनता है न प्लस अय प्लस अन, नयन। हाँ, नयन बोलने पर अय की ध्वनि साफ सुनाई दे रही है। बिल्कुल। और पौ प्लस अक में पौ का औ ध्वनि बनाएगा, तो शब्द बनेगा प प्लस आओ प्लस अक, पावक। इसमें कोई आधा अक्षर नहीं, बस उच्चारण का एक संगीत है। बिल्कुल, आपने इसका सार पकड़ लिया। ये उच्चारण के प्रवाह का संगीत है। तो अब हमारे पास इस कोड को क्रैक करने के लिए 5 चाबियां हैं। इन्हें जल्दी से इस्तेमाल करने के लिए क्या कोई संधि डिटेक्टर या एक मास्टर की है? हाँ, एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल किट है जिससे आप किसी भी शब्द की संधि पहचान सकते हैं। आपको बस शब्द के जोड़ पर ध्यान देना है और कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या जोड़ में कोई बड़ी मात्रा आ, ई, ऊ दिख रही है? अगर हाँ, तो ये सबसे सीधा केस है, दीर्घ संधि। ठीक है। दूसरा सवाल, अगर नहीं तो क्या शब्द के ऊपर एक मात्रा ए, ओ है? अगर हाँ, तो ये गुण संधि है। गुण में 1। तीसरा सवाल, अगर नहीं तो क्या ऊपर 2 मात्राएं ए, ओ है? तो ये वृद्धि संधि है। वृद्धि में 2। चौथा सवाल, अगर वो भी नहीं तो क्या शब्द में य या व से पहले कोई आधा अक्षर है? अच्छा। अगर हाँ, तो ये यण संधि का फोरेंसिक सुराग है। और अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं है पर शब्द में य या व है
तो हमें अपने कानों का इस्तेमाल करना होगा और अय, अव, आय या आव की ध्वनि ढूंढनी होगी। अगर वो मिलती है तो वो निश्चित रूप से अयादी संधि है। ये तो एक पूरा डीबगिंग प्रोसेस है। इसे याद रखने के लिए DGVI एक्रोनिम भी काम आता है। और आपके बनाए 2 छोटे नियम तो सोने पर सुहागा है। 1 चोटी गुण की, 2 चोटी वृद्धि की और आधा अक्षर यण में अयादी में साधारण। वाह! ये यण और अयादी का फर्क बताता है। इन 5 मुख्य नियमों के अलावा क्या इस कोड में कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग या विशेष नियम भी हैं? जी हाँ, कुछ विशेष संधियां भी हैं जो हमें बताती हैं कि नियम हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होते। ये संस्कृत में ज्यादा दिखती हैं, जैसे पूर्वरूप संधि जिसमें एस जैसा चिन्ह अवग्रह लगता है। हाँ, देखा है मैंने। ये चिन्ह असल में मिटाए गए अ का एक स्मारक है। शब्द जैसे कोअपि यह याद रखता है कि यहाँ कभी एक अ हुआ करता था। ये भाषा की ऐतिहासिक याददाश्त का एक सबूत है। वाह, एक स्मारक। इसी तरह पररूप संधि है जिसमें उपसर्ग का अ बाद वाले स्वर में पूरी तरह विलीन हो जाता है, जैसे प्र प्लस एजते में प्रजेते बन जाता है। और एक बहुत ही रोचक है प्रकृति भाव, जिसका मतलब है जैसा है वैसा ही रहना, मतलब कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। ये संधि का एक डू नॉट कंपाइल नियम है, जहां भाषा जानबूझकर कोई बदलाव नहीं करती ताकि अर्थ स्पष्ट रहे। जैसे हरि प्लस एतौ मिलकर हरि एतौ ही रहते हैं। चलिए, तो अब इस डीबी काउंटिंग टूल किट का असली इस्तेमाल करके देखते हैं। हमारा प्रैक्टिस लैब शुरू होता है। पहला शब्द है सदैव। बताइए, इसमें कौन सी संधि है? यहाँ मुझे शब्द के ऊपर 2 चोटियां यानी ए की 2 मात्राएं दिख रही हैं। हमारा नियम था 2 चोटी वृद्धि की, तो ये वृद्धि संधि होनी चाहिए। इसका विच्छेद होगा सदा प्लस एव। बिल्कुल सही। अगला शब्द है अत्यधिक। यहाँ मेरी नजर सबसे पहले य से ठीक पहले वाले आधे त पर जा रही है। ये फोरेंसिक सुराग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये यण संधि है। हाँ, विच्छेद होगा अति प्लस अधिक। शानदार। अब एक जोड़ने वाला सवाल। भानु प्लस उदय, ये मिलकर क्या बनेगा और कौन सी संधि होगी? यहाँ भानु का छोटा उ और उदय का छोटा उ मिल रहे हैं। ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो मिलकर शक्तिशाली हो जाएंगे, यानी दीर्घ। शब्द बनेगा भानुदय, जिसमें बड़ा उ होगा। यह दीर्घ संधि है। बहुत बढ़िया। और आखिरी अभ्यास, गायन शब्द में कौन सी संधि है? गायन, इसमें ना बड़ी मात्रा है, ना कोई चोटी, ना ही आधा अक्षर। तो अब मुझे अपने कान इस्तेमाल करने होंगे। गायन GAIN, इसमें आय की ध्वनि साफ सुनाई दे रही है, तो ये हमारी म्यूजिकल संधि अयादी संधि है। अच्छा। इसका विच्छेद होगा गे प्लस अन। बेहतरीन अभ्यास। तो आज इस कोड को क्रैक करने के बाद मुख्य बातें क्या रहीं? पहला, संधि 2 ध्वनियों का मेल है जिससे एक प्रिडिक्टेबल विकार या आउटपुट पैदा होता है। जी। दूसरा, दीर्घ संधि में एक ही परिवार के स्वर मिलकर बड़े हो जाते हैं। तीसरा, गुण और वृद्धि अ की दूसरे स्वरों से होने वाली केमिस्ट्री है जो 1 या 2 मात्राओं का परिणाम देती है। सही। चौथा, यण संधि की पहचान आधे अक्षर के फोरेंसिक सुराग से होती है। और पांचवा, अयादी और बाकी संधियां हमें बताती हैं कि संधि का मूल उद्देश्य बोलने की सुविधा और प्रवाह है। ये ध्वनि का विज्ञान है। बिल्कुल। और ये हमें वापस महर्षि पाणिनि के मूल विचार पर ले आता है कि व्याकरण केवल नियमों का एक उबाऊ संग्रह नहीं, बल्कि ध्वनि का विज्ञान है। ये भाषा का वह छिपा हुआ कोड है जो इसे तार्किक, व्यवस्थित और सुंदर बनाता है। और आज का विचारणीय प्रश्न यहीं से उठता है। हमने देखा कि कैसे स्वर एक तय एल्गोरिथम के अनुसार जुड़ते हैं, ठीक किसी कंप्यूटर कोड की तरह। भाषा के और कौन से ऐसे पहलू हो सकते हैं जिन्हें हम सिर्फ रचनात्मक या कलात्मक मानते हैं, पर शायद वे भी किसी छिपे हुए तार्किक सिस्टम पर आधारित हों? इस पर जरूर सोचिएगा। आज हम हिंदी व्याकरण की दुनिया में एक बहुत ही गहरी छानबीन करने जा रहे हैं, खास तौर पर व्यंजन संधि पर। हमारे पास कुछ विजुअल नोट्स भी हैं, लेकिन ये कोई क्लासरूम वाला लेक्चर नहीं होने वाला। हम नियमों को रटने के बजाय उनके पीछे की वजह, उनकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अक्सर लोग व्यंजन संधि को मतलब मुश्किल नियमों का एक जाल समझते हैं, पर असल में ये भाषा के प्रवाह का विज्ञान है।
ये समझने की कोशिश है कि हमारी जबान स्वाभाविक रूप से कौन सा रास्ता चुनती है। अच्छा, ये नियम भाषा को मुश्किल बनाने के लिए नहीं, बल्कि उच्चारण को आसान बनाने, जिसे कहते हैं मुख सुख, उसके लिए बने हैं। तो चलिए इस संगीत के सुरों को पकड़ते हैं और इस विषय को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि संधि का मतलब है वर्णों का मेल, पर व्यंजन संधि का असली खेल कहाँ से शुरू होता है? इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद बहुत सीधी है। क्या है कि पहले शब्द का आखिरी अक्षर हमेशा एक आधा व्यंजन होगा, जिसके नीचे वो हलंत लगा होता है। हाँ, वही उसकी असली पहचान है। और दूसरे शब्द का पहला अक्षर वो एक स्वर भी हो सकता है और एक व्यंजन भी। और बदलाव? सारा बदलाव, सारा विकार हमेशा पहले वाले व्यंजन में ही होता है। इसीलिए इसे हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि हलंत वाले वर्ण को हल कहा जाता है। अच्छा, तो इसे एक टकराव का नियम कह सकते हैं। पहले शब्द का हलंत वाला व्यंजन एक ट्रिगर है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर एक बुलेट। जब ये टकराते हैं तो पहले वाले की शक्ल बदल जाती है। अरे वाह, बहुत अच्छी उपमा है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि शब्दों की बनावट कैसे काम करती है। ये सिर्फ परीक्षा पास करने की तकनीक नहीं है। ये तो भाषा की इंजीनियरिंग को समझने जैसा है। बिल्कुल ठीक है। तो इस इंजीनियरिंग को समझने के लिए सबसे जरूरी पुर्जा कौन सा है? मैंने सुना है कि अघोष और सघोष को समझे बिना व्यंजन संधि हमेशा एक पहेली बनी रहती है। ये क्या है? आप इसे व्यंजन संधि का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, सारे नियम इसी पर चलते हैं। ये हमारी स्वर तंत्रियों यानी वोकल कॉर्ड से जुड़ा विज्ञान है। जब हम कुछ ध्वनियां बोलते हैं तो हमारे गले में कंपन होता है और कुछ में नहीं। अच्छा, वाइब्रेशन। जी, इसी कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो टीमों में बांटा गया है। पहली टीम है अघोष की, वॉइसलेस साउंड्स। अघोष मतलब बिना गूंज के? हाँ बिल्कुल। जिन वर्णों को बोलते समय हमारे गले में कोई कंपन, कोई वाइब्रेशन नहीं होती, वे अघोष हैं। आप इन्हें शांत या विस्परिंग साउंड्स कह सकती हैं। जैसे? इसमें हर वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन आते हैं, जैसे क और ख, च और छ, और इसी तरह आगे भी। और इनके साथ 3 ऊष्म व्यंजन श, श और स भी इसी शांत टीम के सदस्य हैं। और दूसरी टीम? जाहिर है वो इसकी ठीक उलट होगी। जी, दूसरी टीम है सघोष की, यानी वॉइस्ड साउंड्स। सघोष मतलब गूंज के साथ। इन्हें बोलते समय गले में एक साफ कंपन महसूस होता है। ये लाइव या हमिंग साउंड्स हैं। इसमें हर वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन आते हैं। ग, घ, गा। हाँ, और मजे की बात यह है कि हिंदी के सभी स्वर सघोष होते हैं। साथ ही य, र, ल, व और ह भी इसी वाइब्रेटिंग टीम का हिस्सा है। तो मतलब अगर हम अपने गले पर हाथ रखकर क बोलें तो शांति महसूस होगी, लेकिन जैसे ही ग बोलेंगे एक वाइब्रेशन, एक गूंज शुरू हो जाएगी। सारा खेल इसी कंपन का है। बिल्कुल। एक बार जब हम ये साइलेंट और लाइव का फर्क समझ जाते हैं तो व्यंजन संधि के नियम अचानक से बहुत तार्किक लगने लगते हैं। तो चलिए अब इस कोड को एक्शन में देखते हैं। पहला नियम, जिसे 1 का 3 या सॉफ्टनिंग नियम कहते हैं। नाम से ही लग रहा है कि कोई कठोर चीज नरम हो रही है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये नियम कहता है कि जब किसी वर्ग का पहला कठोर यानी साइलेंट अक्षर क, च, ट, त, प, हाँ, ये जब किसी भी लाइव यानी सघोष वर्ण से टकराता है, चाहे वो तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन हो, य, र, ल, व, ह हो या कोई भी स्वर, तो क्या होता है? तो वो पहला कठोर अक्षर दबाव में आकर अपने ही वर्ग के तीसरे नरम लाइव अक्षर में बदल जाता है। त का ज, ट का ड। ये तो बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ शक्ति का खेल नहीं, ये सहूलियत का भी है। सहूलियत कैसे? आप खुद बोलकर देखिए, दिग्गज। इसमें एक हल्का सा झटका लगता है, एक रुकावट है, लेकिन दिग्गज बोलना ज्यादा स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। व्याकरण हमारी जबान के लिए आसान रास्ता तैयार करता है। वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। तो ये सिर्फ लिखने का नियम नहीं, ये बोलने का विज्ञान है। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला है दिख प्लस गज। तो यहाँ क जो पहला साइलेंट है, उसके बाद ग आया जो तीसरा लाइव है। तो नियम के अनुसार क नरम होकर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी ग में बदल जाएगा। जी, तो दिक प्लस गज मिलकर बना दिग्गज। अगला उदाहरण है
अच प्लस अंत, यहाँ च के बाद स्वर अ आया और हम जानते हैं कि सभी स्वर लाइव यानी सघोष होते हैं। इसलिए च अपने वर्ग के तीसरे अक्षर ज में बदल जाएगा और क्योंकि उसके बाद स्वर अ है तो वो आधा ज पूरा हो जाएगा। अच प्लस अंत बन गया अजंत। अच्छा, इसी तरह षट प्लस आनन षडानन, यहाँ ट का ड हो गया और आ की मात्रा लग गई। हाँ, और सबसे आम उदाहरण जगत प्लस ईश जगदीश, यहाँ भी त के बाद ई आया तो त का द हो गया। और आखिर में सुप प्लस अंत सुबंत, यहाँ प का ब में बदलना भी इसी सॉफ्टनिंग नियम का नतीजा है। ये दिखाता है कि कैसे भाषा स्वाभाविक रूप से कठोरता से कोमलता की ओर जाती है। तो हमने देखा कि कैसे एक लाइव ध्वनि के सामने आने पर कठोर अक्षर नरम पड़ जाता है, लेकिन क्या होता है जब उस पर दबाव नहीं बल्कि नाक से निकलने वाली ध्वनि का असर हो। यहीं से हमारा दूसरा बड़ा नियम 1 का 5 सामने आता है। हाँ, इसे अनुनासिक संधि भी कहते हैं। अनुनासिक। इस नियम की शर्त और इसका असर दोनों अलग हैं। यह नियम कहता है यदि किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए, यानी न या म, हाँ न या म, तो वो पहला अक्षर अपने ही पड़ोसी की संगति में आकर खुद भी अनुनासिक बन जाता है, मतलब अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाता है। यानी यहाँ दबाव का नहीं संगति का असर है। मुंह अगले अक्षर के लिए पहले से ही तैयारी कर लेता है। बिल्कुल सही, ये ध्वनि के सामंजस्य का नियम है। जैसे उदाहरण है वाक प्लस मय। वाक प्लस मय, यहाँ क के बाद अनुनासिक म आया है तो क अपने वर्ग के 5वें अक्षर यानी ङ में बदल जाएगा, शब्द बनेगा वांग्मय। और षट प्लस मुख में ट के बाद म आया तो ट अपने वर्ग के 5वें अक्षर णौक में बदल गया, शब्द बना षणमुख। जी, और एक और बहुत ही आम उदाहरण है उत प्लस नति। यहाँ त के बाद न आया जो खुद एक अनुनासिक है, तो त भी संगति में आकर अपने वर्ग के 5वें अक्षर न में बदल गया। हाँ, और शब्द बना उन्नति। यहाँ आधा न और पूरा न मिलकर एक द्वित्व व्यंजन बनाते हैं। हमने अब तक जो नियम देखे उनमें एक साफ पैटर्न था, लेकिन अब हम मिल रहे हैं व्यंजन संधि के सबसे बड़े बहुरूपीय से त। हमारे नोट्स इसे गिरगिट कहते हैं और लगता है ये नाम बिल्कुल सही है। तो सचमुच गिरगिट ही है। इसका सबसे आम स्वभाव है नकल करना। नकल करना। यह जिस भी शक्तिशाली व्यंजन के साथ आता है उसी का रूप ले लेता है। नियम यह है कि यदि त के बाद च छ, ज झ, ट ठ, ड ढ या ल आए, अच्छा, तो त बिना सोचे समझे अपने बाद आने वाले व्यंजन के आधे रूप में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो दोस्ती निभाने वाला अक्षर है। जैसे सत प्लस चरित्र, यहाँ त के बाद च आया तो त ने उसकी नकल की और खुद आधा च बन गया, शब्द बना सच्चरित्र। बिल्कुल। और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सत प्लस जन, यहाँ त ने ज को देखा और दोस्ती में आधा ज बन गया, शब्द बना सज्जन। हम ये शब्द रोज बोलते पर कभी सोचते नहीं कि ये सत यानी सच्चा और जन यानी आदमी से मिलकर बना है। व्याकरण हमारे चारों तरफ है। हाँ, इसी तरह तत् प्लस टीका में अट्टिका, उत प्लस डयन में उड्डयन और उत प्लस लास में उल्लास। ये नकल वाला नियम तो बहुत सीधा और मजेदार है, पर त के कुछ और भी रूप हैं जो ज्यादा रहस्यमयी हैं। अच्छा, हाँ, ये थोड़े जटिल हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ त नहीं बदलता बल्कि उसके बाद आने वाला अक्षर भी बदल जाता है। दोनों की पहचान बदल जाती है। एक मिनट, दोनों बदल जाते हैं? जैसे श्वास नियम में उत प्लस श्वास, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ त का सामना श से होता है। उच्चारण की दृष्टि से ये दोनों ध्वनियां मुंह के अलग अलग हिस्सों से आती हैं, तो प्रवाह बनाने के लिए दोनों अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा खिसकते हैं। कैसे? त बदलकर च बन जाता है और श बदलकर छ बन जाता है। दोनों मिलकर छ की एक नई मिलीजुली ध्वनि बनाते हैं, तो उत प्लस श्वास बन जाता है उच्छ्वास। ये तो कमाल है, मतलब उत और श्वास मिलकर उच्छ्वास बन गए। यहाँ तो दोनों ही अक्षर अपनी शक्ल भूलकर कुछ नए ही बन गए। जी, और दूसरा भारी नियम उत प्लस हार इज इक्वल टू उद्धार, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, यहाँ भी वैसा ही है।
जब त का सामना ह से होता है तो त बदलकर द बन जाता है और ह बदलकर ध बन जाता है। ये दोनों मिलकर ध का संयुक्त अक्षर बनाते हैं। तो उथ प्लस हार मिलकर बनता है उद्धार। बिल्कुल, ये नियम दिखाते हैं कि भाषा कितनी लचीली और गतिशील है। त के नियम सच में बहुत विविध हैं। अब म के रहस्य को सुलझाते हैं। यह कब बिंदी यानी अनुस्वार बनता है और कब आधा अक्षर। इसमें अक्सर लोगों को दुविधा होती है। म के नियम को समझने के लिए इसे 2 रास्तों में बांटना सबसे अच्छा तरीका है। 2 रास्ते? हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि म के बाद कौन आ रहा है। पहला रास्ता तब है जब म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, यानी क से लेकर म तक के परिवार का कोई भी अक्षर। ऐसी स्थिति में म के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, वो शॉर्टकट अपनाकर अनुस्वार मतलब शिरोरेखा के ऊपर वाली बिंदी बन जाए, जैसे सम प्लस कल्प इज इक्वल टू संकल्प। और दूसरा विकल्प? दूसरा विकल्प ये है कि वो थोड़ी मेहनत करे और बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग के 5वें अनुनासिक अक्षर का रूप ले ले, जैसे सम प्लस पूर्ण। यहाँ प के वर्ग का 5वां अक्षर म ही होता है, तो म आधा म ही रहेगा, शब्द बनेगा संपूर्ण। अच्छा, तो स्पर्श व्यंजन के साथ हमारे पास विकल्प है, लेकिन दूसरे रास्ते का क्या जब म के बाद य, र, ल, व या श, श, स, ह जैसे अक्षर आए? वो रास्ता एक तरफा है। जब म के बाद ये अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आते हैं तो म के पास कोई विकल्प नहीं बचता। कोई विकल्प नहीं? जी नहीं, वह हमेशा और केवल अनुस्वार में ही बदलता है। वहां कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे सम प्लस योग हमेशा संयोग ही होगा, सम प्लस विधान संविधान होगा और सम प्लस सार संसार होगा। अब तक हमने देखा कि अक्षर या तो बदल रहे थे या नरम पड़ रहे थे या नकल कर रहे थे, पर अब एक ऐसा नियम है जहां एक नया अक्षर बिन बुलाए मेहमान की तरह बीच में आ जाता है। हाँ, आगम संधि। आगम संधि। इसे मजाकिया तौर पर छ का रक्षक, च का नियम भी कह सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। बताइए। नियम कहता है कि जब किसी ह्रस्व स्वर यानी अ, ई, उ या फिर आ के बाद छ वर्ण आता है तो संधि होने पर छ से ठीक पहले आधे च का आगम हो जाता है। वो च एक बॉडीगार्ड की तरह आकर दोनों के बीच खड़ा हो जाता है। हाँ, कह सकते हैं। यानी ये शब्द को एक मजबूत जोड़ देता है, जैसे कोई अतिरिक्त गोंद लगा दिया हो। इसके उदाहरण क्या हैं? इसके बहुत अच्छे उदाहरण है, जैसे अनु प्लस छेद। यहाँ न में ह्रस्व उ स्वर है और उसके बाद छ आया तो बीच में च आ जाएगा और शब्द बनेगा अनुच्छेद। इसी तरह परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद, वी प्लस छेद बराबर विच्छेद। और आ के साथ देखें तो आ प्लस छादन बराबर आच्छादन। ये च ध्वनि के प्रवाह को टूटने से बचाता है। बिल्कुल। ये तो सचमुच एक बिन बुलाया मेहमान है, पर काम का है। चलिए अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, मूर्धन्य नियम। हाँ, इसमें स और न का बदलाव होता है। ये नियम ज्यादातर संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में पाया जाता है। इसके भी 2 भाग हैं, है ना? जी। पहला है सुषमा नियम। ये कहता है कि यदि स यानी दंत स से पहले अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर आए, जैसे ई, उ, तो स बदलकर श यानी मूर्धन्य श हो जाता है। और इसके पीछे भी उच्चारण की कोई वजह होगी? बिल्कुल। जब हम ई या उ बोलते हैं तो हमारी जबान पहले ही तालू की तरफ उठी होती है। वहां से दांतों वाले स के लिए नीचे आने के बजाय पास में ही स्थित मूर्धा से श बोलना ज्यादा स्वाभाविक और आसान होता है। अच्छा, जैसे अभी प्लस सेक। हाँ। यहाँ स से पहले भ में ई स्वर है, तो जबान की सुविधा के लिए स का श हो जाएगा और शब्द बनेगा अभिषेक। इसी तरह वी प्लस सम इज इक्वल टू विषम। वाह, हर नियम के पीछे उच्चारण की सुगमता है। और इसका दूसरा भाग, जिसे रामायण नियम कहा गया है, ये न केरना में बदलने का नियम है। ये कहता है कि यदि किसी शब्द में र, री या श के बाद कहीं भी न आए तो उस र या श की गूंज के असर से न का ण हो जाता है, भले ही उनके बीच में कुछ और अक्षर क्यों ना आ जाए। हाँ, भले ही बीच में कुछ और अक्षर हों। ये ध्वनि के प्रभाव का नियम है। जैसे परि प्लस नाम, यहाँ र के असर से नाम का न ण बन गया और शब्द बना परिणाम। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है
राम प्लस आयन। यहाँ र की वजह से आयन का न णा में बदल जाता है और शब्द बनता है रामायण। जी, और इसी तरह कृष प्लस न इज इक्वल टू कृष्ण। यहाँ श के कारण न का ण हुआ। ये व्यंजन संधि की एक बहुत ही विस्तृत और गहराई से की गई पड़ताल थी। आज ये समझ में आया कि ये सिर्फ नियमों का जाल नहीं बल्कि भाषा के पीछे का विज्ञान है। ये ध्वनियों के एक ऐसे डांस की तरह है जहां हर अक्षर दूसरे के हिसाब से अपना कदम बदलता है ताकि संगीत में कोई रुकावट ना आए। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात यही है कि इन नियमों को रटना नहीं है, इनके पीछे की ध्वनि को सुनना और महसूस करना है। सही बात है। जब आप शब्दों को बोलकर अभ्यास करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि सज्जन बोलना सतजन से ज्यादा आसान क्यों है। अभ्यास से ही इनमें निपुणता आती है। हमने देखा कि कैसे ध्वनियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, नरम होती हैं, नकल करती हैं या पूरी तरह बदल जाती हैं। अब इस पर विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। क्या भाषा के ये नियम केवल व्याकरण तक सीमित हैं या वे हमें मानव संचार और प्रभाव के बारे में भी कुछ सिखाते हैं? मतलब कि कैसे निकटता और संगति हमारे अपने व्यवहार और हमारी अपनी अभिव्यक्ति को भी बदल सकती। हिंदी व्याकरण में न एक ऐसा बहुरूपिया है जो अपने आसपास के माहौल को देखकर अपना रूप बदल लेता है। बिल्कुल। कभी वो ओ की ध्वनि बन जाता है तो कभी र बनकर उड़ जाता है और कभी कभी तो मतलब पूरी तरह से गायब भी हो जाता है। आज हम इसी बहुरूपीय यानी विसर्ग की जासूसी करने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारी आज की इस पड़ताल का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग यानी वो दो बिंदियां जिनका उच्चारण एक हल्के ह जैसा होता है और ये हमेशा किसी स्वर के बाद ही आती हैं, जैसे रामः में अ के बाद। और हमारा मिशन है इस बहुरूपीय के भेष बदलने के पीछे के नियमों को समझना। मतलब ये सिर्फ नियमों को रटना नहीं है बल्कि उस तर्क को जानना है कि आखिर विसर्ग एक खास स्थिति में एक खास रूप ही क्यों लेता है। एकदम सही कहा। हम इसके 4 मुख्य परिवर्तनों के पीछे का विज्ञान समझेंगे: उत्व, रुत्व, सत्व और लोभ संधि, ताकि अगली बार जब कोई ऐसा शब्द सामने आए तो हम सिर्फ उसे सही पढ़ें या लिखें ही नहीं बल्कि ये भी जानें कि वो वैसा क्यों है। तो चलिए इस बहुरूपीय के सबसे आम और कह सकते हैं मिलनसार रूप से शुरू करते हैं जहां ये ओ की ध्वनि में बदल जाता है। इसे उत्व संधि कहते हैं ना? हाँ, उत्व संधि। इसके 2 मुख्य परिदृश्य हैं। पहला और सबसे दिलचस्प तब आता है जब विसर्ग के दोनों तरफ अ का पहरा हो, यानी विसर्ग से ठीक पहले अस्वर हो और उसके ठीक बाद भी अस्वर आए। अच्छा, तो अह प्लस अ वाली स्थिति। इस मुलाकात का नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा बड़ा नाटकीय होता है। विसर्ग तो ओ में बदल जाता है लेकिन बाद वाला जो अ है वो अपना रूप खोकर एक खास चिन्ह में बदल जाता है जिसे अवग्रह कहते हैं। अवग्रह? हाँ, यह अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा दिखता है, यानी य। तो अ प्लस अ का जो संयोजन है वो ओ प्लस य बन जाता है। लेकिन ये अवग्रह चिन्ह क्यों लगाया जाता है? क्या हम उस अ को बस हटा नहीं सकते? बहुत अच्छा सवाल है। ये अवग्रह चिन्ह एक तरह से एक भाषाई स्मारक है। यह हमें याद दिलाता है कि इस जगह पर कभी एक अ हुआ करता था जिसका उच्चारण अब ओ की ध्वनि में मेल गया है। ये उच्चारण में स्पष्टता लाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, रामः प्लस अपि। यहाँ रामः के म में अ है, फिर विसर्ग और उसके बाद अपि का अ, तो नियम के हिसाब से यह रामोपी बन जाएगा। बिल्कुल सही, रामोपी। अब उत्व संधि का दूसरा परिदृश्य देखते हैं। यह तब होता है जब विसर्ग से पहले तो अ हो लेकिन बाद में अ की जगह कोई मृदु व्यंजन आ जाए। एक मिनट, मृदु व्यंजन ये कौन से वर्ण होते हैं? हमारे श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। जरूर। देखिए, हिंदी वर्णमाला में हर वर्ग का जो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है ना। अच्छा, जैसे क वर्ग में ग, घ, ञ। हाँ बिल्कुल, और च वर्ग में ज, झ, ञ। इनके अलावा य, र, ल, व और हा भी मृदु व्यंजनों की टीम में शामिल हैं। इन्हें बोलते समय गले में कंपन ज्यादा होती है। ठीक है, समझ गया। तो अगर विसर्ग के बाद इनमें से कोई वर्ण आए तो क्या होगा? क्या तब भी अवग्रह लगेगा? नहीं, इस बार अवग्रह की जरूरत नहीं है। विसर्ग बस चुपचाप ओ में बदल जाता है और बाकी सब वैसा का वैसा ही रहता है।
इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मनः प्लस रथ। या मनहा में न के साथ अ है, फिर विसर्ग और बाद में रथ का र है जो एक मृदु व्यंजन है, तो ये मिलकर मनोरथ बन गया। अच्छा, अब मुझे मनोविज्ञान जैसे शब्दों का राज भी समझ आ रहा है। ये मन प्लस विज्ञान होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मनः प्लस विज्ञान, यशः प्लस दा, यशोदा। ये नियम बहुत सारे शब्दों की बनावट को एकदम खोल कर रख देता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब ये बहुरूपिया अ या मृदु व्यंजनों जैसे नरम किरदारों से मिलता है तो वो ओ का रूप ले लेता है। लेकिन क्या होता है जब इसका सामना किसी और से होता है? मैंने दुर्बल या निराशा जैसे शब्द भी सुने हैं जहां विसर्ग र की ध्वनि बन रहा है। अब आप ऋत्व संधि के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ विसर्ग र यानी रेफ का रूप लेता है, लेकिन इसकी एक बहुत सख्त शर्त है, एक तरह का सुरक्षा कवच समझ लीजिए। यह नियम तभी काम करेगा जब विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो। मतलब अ और आ के लिए दरवाजा बंद है। हाँ, जैसे ई, उ, ए, ओ, औ। तो अगर विसर्ग से पहले ई या उ हो तब ये नियम लागू होगा। अच्छा, अब इसमें भी दो स्थितियां बनती हैं। पहली, अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए तब विसर्ग पूरे र में बदल जाता है और आने वाले स्वर के साथ मिलकर उसे पूरा कर देता है, जैसे निहि प्लस आशा। यहाँ विसर्ग से पहले ई है जो अ या आ नहीं है और बाद में आ स्वर है, तो विसर्ग र बना और आ के साथ मिलकर रा हो गया, शब्द बना निराशा। बहुत अच्छे। और दूसरी स्थिति है जब विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन आए, तब विसर्ग आधे र में बदलता है जिसे हम रेफ कहते हैं, और वो अगले व्यंजन के सिर पर जाकर बैठ जाता है, जैसे दुहु प्लस बल। यहाँ विसर्ग से पहले उ है और बाद में ब मृदु व्यंजन है, तो ये मिलकर बनेगा दुर्बल। र ब के ऊपर चला गया। ये तो काफी सीधा है, लेकिन मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। मना प्लस रथ बना मनोरथ, क्योंकि र मृदु व्यंजन है, लेकिन पुनः प्लस जन्म में ज भी तो मृदु व्यंजन है, तो ये पुनर्जन्म क्यों नहीं हुआ? पुनर्जन्म क्यों? पुनः शब्द में ऐसा क्या खास है? शानदार सवाल। आपने व्याकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद को पकड़ा है। पुनः और अंतः, ये दो शब्द इस नियम के बागी हैं। इनमें विसर्ग से पहले अ होने के बावजूद ये उत्व संधि के नियम को नहीं मानते। अच्छा, ये हमेशा रूत्व संधि के रास्ते पर ही चलते हैं। इसलिए पुनः प्लस जन्म हमेशा पुनर्जन्म ही बनेगा और अंतः प्लस धान से अंतर्धान बनेगा। ये अपवाद ही तो भाषा को जीवंत बनाते हैं। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। मतलब व्याकरण में भी कुछ नियम तोड़ने वाले होते हैं। चलिए अब इस बहुरूपीय के अगले रूप पर आते हैं। मैंने सुना है इसकी 3 खास सहेलियां हैं, श, श और स। ये क्या मामला है? ये सत्व संधि है जहां विसर्ग इन 3 स जैसी ध्वनियों में से किसी एक में बदल जाता है, और ये बदलाव पूरी तरह से उच्चारण के विज्ञान पर आधारित है। इसके पीछे का सिद्धांत है मुख सुख, यानी बोलने में आसानी। मुख सुख, ये थोड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मतलब नियम इसलिए बने हैं ताकि हमें बोलने में आसानी हो। बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि विसर्ग आलसी है, वो बस अपने सबसे करीबी पड़ोसी की आवाज अपना लेता है ताकि जुबान को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। देखिए कैसे। पहला नियम, अगर विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग श, शलगम वाला श बन जाता है, जैसे निह प्लस चल से निश्चल। लेकिन श ही क्यों, स या श क्यों नहीं? अब मुख सुख का जादू देखिए। आप अपनी जीभ पर ध्यान देकर च बोलिए। च, आपकी जीभ का बीच का हिस्सा ऊपर तालु को छुएगा। अब श बोलिए। श। हाँ, जीभ वहीं जा रही है। ठीक उसी जगह को छूती है ना? ये दोनों तालव्य ध्वनियां हैं, एक ही परिवार की। इसलिए विसर्ग च को देखकर अपने ही परिवार के श में बदल जाता है। वाह, ये तो कमाल का लॉजिक है। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि श और स के पीछे भी यही तर्क होगा। आपका अंदाजा एकदम सही है। नियम 2, अगर विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग श, षटकोण वाला बन जाता है। आप ट बोलकर देखिए, जीभ मुड़कर मुंह की छत यानी मूर्धा को छूती है और श का उच्चारण भी वहीं से होता है। ट, श। हाँ, ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं, इसीलिए धनु प्लस टंकार मिलकर बनता है धनुष टंकार। और तीसरा नियम जो शायद सबसे आम है, नमस्ते वाला। हाँ, नियम 3, अगर विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग स, सड़क वाला बन जाता है। त बोलिए, जीभ की नोक दांतों को छूती है,
स का उच्चारण भी वहीं से होता है। ये दंत्य ध्वनियां हैं, इसीलिए नमः प्लस ते बन जाता है नमस्ते। तो विसर्ग हमेशा बाद वाले वर्ण की फैमिली का हिस्सा बन जाता है। ये मुख सुख वाला आइडिया तो विसर्ग संधि को समझने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये अब रटने वाली चीज नहीं बल्कि भाषा के डिजाइन को समझने जैसा लग रहा है। लेकिन कभी कभी ये बहुरूपिया कोई नया रूप लेने के बजाय चुपचाप गायब ही हो जाता है। ये इसका अदृश्य होने वाला करतब कब होता है? उसे लोप संधि कहते हैं, यानी विसर्ग का लोप हो जाना या कहिए हट जाना। इसका पहला नियम तब काम करता है जब आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई स्वर या मृदु व्यंजन आए। ऐसी स्थिति में विसर्ग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। इसका कोई उदाहरण? जैसे संस्कृत का एक वाक्य है, देवाह प्लस गच्छन्ति। यहाँ देवाह में आ के बाद विसर्ग है और आगे मृदु व्यंजन ग है, तो यहाँ विसर्ग बस हट जाएगा और इसे देवा गच्छन्ति लिखा जाएगा। दोनों शब्द अलग अलग ही रहते हैं। और अ के साथ भी ऐसा होता है क्या? वो भी विसर्गों को गायब कर सकता है? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव। अतः प्लस एव। हाँ, यहाँ अतः में विसर्ग के बाद ए स्वर आया है जो अ नहीं है, इसलिए विसर्ग हट गया और शब्द बना अतेव। हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं पर सोचते नहीं कि ये अतः और एव से मिलकर बना है। इसमें भी कोई विशेष मामला है क्या? हाँ, सह यानी वह और एषः यानी यह के लिए एक वीआईपी नियम है। इन दो शब्दों के बाद अगर अ को छोड़कर कोई भी वर्ण आए, चाहे स्वर हो या व्यंजन, तो विसर्ग हट जाता है। अच्छा। जैसे सह प्लस गच्छति बन जाता है स गच्छति। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो विसर्ग को बदलने ही नहीं देते, एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, ये व्याकरण की अडिग दीवारें हैं। ये 4 वर्ण हैं, क ख प फ। अगर विसर्ग के बाद ये 4 वर्ण आते हैं तो विसर्ग में सामान्यतः कोई भी बदलाव नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। इसका मतलब संधि होती ही नहीं। जैसे प्रातः प्लस काल। सही कहा, प्रातः प्लस काल में विसर्ग के बाद क आया है तो ये प्रातः काल ही रहेगा, विसर्ग अपनी जगह पे डटा रहेगा। इसी तरह अधः प्लस पतन का अधः पतन ही रहता है। लेकिन ये अडिग दीवार वाला नियम तो बड़ा अजीब है। मतलब क ख प फ इतने शक्तिशाली हैं कि विसर्ग उनके सामने बदलता ही नहीं। पर फिर नमस्कार शब्द का क्या? वहां तो नमः प्लस कार में क के सामने विसर्ग स बन गया। ये तो नियम का सीधा सीधा उल्लंघन है। ऐसा क्यों? बेहतरीन, आपने फिर से एक अहम अपवाद पकड़ लिया। व्याकरण नियमों और अपवादों का ही तो संतुलन है। नमः, पुरः, भा, तिरः जैसे कुछ शब्द इस अडिग दीवार के नियम को नहीं मानते। जब इनके बाद कार या पति जैसे शब्द आते हैं तो विसर्ग स में बदल जाता है। ओ, तो ये खास शब्द हैं। हाँ, इसीलिए नमः प्लस कार से नमस्कार और पुरः प्लस कार से पुरस्कार बनता है। ये भाषा के वो मोड़ हैं जहां नियम अपनी राह बदल लेते हैं। ठीक है, तो हमने सारे नियम अलग अलग समझ लिए। अब इन सब को एक साथ याद कैसे रखा जाए, ये थोड़ा उलझाने वाला हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, पर इसके लिए ना एक तरह का मास्टर फ्लो चार्ट है, एक नक्शा समझ लीजिए। एक नक्शा? हाँ, हमें बस 3 चीजें देखनी है। विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, बाद में कौन सा वर्ण है, और ये कि कोई अपवाद तो लागू नहीं हो रहा। इसे संक्षेप में कैसे समझ सकते हैं? बहुत सरल है। 1, अगर विसर्ग से पहले अ है तो दिमाग में सबसे पहले उत्व संधि यानी ओ बनना या लोप संधि आनी चाहिए। 2, अगर विसर्ग से पहले आ है तो ज्यादातर लोप संधि ही होगी। और 3, अगर विसर्ग से पहले अ और आ के अलावा कोई और स्वर है, जैसे ई, उ, तो रुत्व संधि यानी र बनना या सत्व संधि मतलब श, श, स बनना की संभावना सबसे अधिक है। ये तो सच में एक नक्शे जैसा है। चलिए अब इस नक्शे का इस्तेमाल करके कुछ अभ्यास करते हैं। पहला सवाल, रामः प्लस अस्ति क्या बनेगा? चलिए फ्लो चार्ट देखते हैं। विसर्ग से पहले म में अ है, बाद में भी अस्थि का अ है। ये अह प्लस अ वाली स्थिति है। उत्तु संधि का पहला नियम। बिल्कुल।
तो विसर्ग ओ बनेगा और बाद का अ अवग्रह अ में बदल जाएगा। सही जवाब है रामो अस्ति। बहुत बढ़िया। दूसरा, कवेह प्लस अयम। यहां मैं कोशिश करता हूं। जरूर। विसर्ग से पहले व में ई है जो आ नहीं है। फ्लोचार्ट के हिसाब से ये रुत्व या सत्व का मामला है। बाद में अयम का अस्वर है। स्वर के आने पर रुत्व संधि होती है, तो विसर्ग पूरे र में बदलेगा और अ के साथ मिलकर पूरा हो जाएगा। तो क्या ये कविरयम बनेगा? एकदम सही विश्लेषण। शब्द बनेगा कविरयम। आप इस बहुरूपीय की चाल समझने लगे हैं। अगला थोड़ा मुश्किल है। ने प्लस ताप। इसे भी नियमों से देखते हैं। विसर्ग से पहले ई है, बाद में ताप का त है। अब हमें मुख सुख वाला नियम याद करना है। त एक दंत्य वर्ण है जिसे बोलने पर जीभ दांतों को छूती है। और दंत्य वर्णों का दोस्त है दंत्य स। बिल्कुल। तो ये सत्व संधि है और शब्द बनेगा निस्ताप। शानदार। और आखिरी अभ्यास, बालाह प्लस अत्र। यहां विसर्ग से पहले ल में आ है और हमारा फ्लो चार्ट चिल्लाकर कहता है कि आ के बाद विसर्ग आने पर अक्सर लोप संधि होती है। हाँ। बाद में स्वर अ है, इसलिए नियम लागू होता है। विसर्ग गायब हो जाएगा और यह बनेगा बालात्र। तो इसका मतलब यह है कि विसर्ग सचमुच एक बहुरूपिया है, लेकिन वो मनमौजी नहीं है। उसके हर रूप के पीछे एक गहरा तर्क, एक व्यवस्थित ढांचा और सबसे बढ़कर वो मुख सुख का सिद्धांत काम कर रहा है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार। ये नियम पहली बार में जटिल लग सकते हैं, लेकिन ये असल में भाषा के हजारों साल के विकास का नतीजा है। लोगों ने शब्दों को वैसे बोलना शुरू किया जैसा बोलना आसान और स्वाभाविक था, और बाद में वैयाकरणों ने उस स्वाभाविक प्रवाह को नियमों में